हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं आकाश बैनर्जी की वीडियो पे, जो कि मेरे ही एक बहुत अच्छे दोस्त हैं श्रीकांत, जिन्होंने रिक्वेस्ट का कहा और बोला कि ये वीडियो देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुझे वीडियो की, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, जियो पॉलिटिकल अच्छे टॉपिक पे होगा, मैं बिल्कुल कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे रिएक्शन चैनल को नहीं देख चुके हैं, जहाँ पे मैं लिटरली जियो पॉलिटिकल हंसी मजाक वाली वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ, तो मेरा सेकंड चैनल है आतिफ रिएक्ट, जहाँ पे सिर्फ रिएक्शन देता हूँ। इस चैनल पे मैं सिर्फ कंट्रोवर्शियल टॉपिक या जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे ही कवर करता हूँ और किसी चीज़ों को कवर नहीं करता। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, कुआ पे भी कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़िए, ताकि जैसे श्री भाई ने मुझे रिक्वेस्ट करी है, आप भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं टाइम निकाल के, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर मैं वीडियो पे रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हो, देखते क्या आखिर क्या बात हो रही है। स्टार्ट 3 2 1 गो। हमारे देश में इतनी सारी चीजें होती हैं और कभी कभी हमें यह भी नहीं समझ में आता है कि एक चीज को कैसे क्वांटिफाई किया जाए या कैसे उसे एक्सप्लेन किया जाए। कश्मीरी पंडित्स का जो इशू है, जो कि आजकल काफी, जिस पर गहमा गहमी हो रही है, काफी डिबेट हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि देशभक्त में हमारे पास वो काबिलियत है इस पूरे इशू को समझाने के लिए, या जो एक इमोशन जो आज देश में दिख रहा है उसे एक्सप्रेस करने के लिए। एंड दैट इज वाई टुडे हमारे साथ खुशबू मट्टू है। खुशबू को मैंने काफी सालों से देखा है, उसको काम करते हुए देखा है, उसे प्रोफेशनली जाना है, एंड शी इज क्वाइट अ पैशनेट वॉइस एज फार एज दिस होल कश्मीरी पंडित इशू इज कंसर्न। तो आज देशभक्त पे मैं नहीं बात करूंगा, खुशबू बात करेंगी और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि ये जो आज आप देख रहे हो, जो इशू देख रहे हो, उसका हिस्ट्री क्या है और उसका जो फ्यूचर है। आज तो हमने डिबेट और डिस्कस कर लिया और आउटरीच कर लिया, सॉरी। लेकिन उसका फ्यूचर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। खुशबू, ओवर टू यू। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू मट्टू और आज मैं आपसे बात करूंगी एक कश्मीरी पंडित के तौर पे। मैं आपसे बात करूंगी कि हमारा स्ट्रगल 1989 में शुरू होके 90 में खत्म नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चलता आ रहा था और 1990 के बाद आज तक 32 सालों के बाद भी हमें कैसे जस्टिस नहीं मिला है। क्वेश्चन एवरीथिंग। बहुत तालियां बज गई कश्मीर फाइल्स पे, बहुत एक्नॉलेजमेंट हो गया, बट क्या ये तालियों की गूंज सिर्फ हिस्ट्री बन के रह जाएगी और कुछ नहीं होगा इस पे? आज मैं आपसे एक कश्मीरी पंडित के तौर पे बात कर रही हूँ कि क्या एक्शन होना चाहिए, क्या हमारी हिस्ट्री थी। ये 7th एक्सोडस था 1990 का, मेरे पर्सनल अकाउंट के बारे में, मेरी पर्सनल ट्रेजेडीज और मेरी लाइफ के बारे में, और एक्शन फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में। अगर आप देखेंगे कि ये 1990 का एक्सोडस सडनली आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ, इसके पीछे छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे, छोटी छोटी ट्रेजेडीज थी व्हाट लेड टू दिस। सम ऑफ देम आर लाइक 1960s में अगर आप देखेंगे एक शॉर्ट माइग्रेशन हुआ था इंटेलेक्चुअल्स का, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की सीट निकाली थी बहुत बच्चों ने कश्मीर में, और उन्हें हैरेसमेंट फेस करना पड़ा कि आप मेन स्ट्रीम इंडिया के कॉलेजेस में क्यों नहीं जाते, यहाँ हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं। और इसके चलते आज देख रहे हैं आप यूएस में, जयपुर में, अहमदाबाद में जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं, जो बड़े लेवल पे जो कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं, वो वही हैं जो 60s में जिनका माइग्रेशन हुआ था। अगर आप देखेंगे 86 में अनंतनाग में राइट्स हुए थे, तो एक शॉर्ट माइग्रेशन उस वक्त भी हुआ, घर जला दिए गए, लूटे गए, टेम्पल्स को डैमेज किया गया बहुत बुरे तरीके से। और फिर अगर हम बात करें उसके बाद 1989 की टिकट लाल टप्पू को असैसिनेट किया गया उसके ही घर के बाहर, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उससे सिचुएशन बहुत ख़राब हुई। फिर 89 में जब रुबिया सईद की किडनैपिंग हुई, बेटी, वो किडनैपिंग जिसके अगेंस्ट बोला गया 5 जेकेएलएफ के टेररिस्ट को रिलीज किया गया था, जिसके टाइम पे पता चलता है कि फारूक अब्दुल्ला उस वक्त लंदन भाग गए थे। तो ये सारी सिचुएशन के बाद जब 1990 का 19 जनवरी आया और रात को आप मॉस्क्स की आवाज़ सुनते हैं, आप सुनते हैं वहाँ से जो नारे निकल रहे हैं, और घरों की लेडीज़ बहुत डर गई, सब डर गए कि क्या होगा। बहुत सारे घरों को जलाया गया, बहुत सारे लोगों को उसी दिन देयर वाज अ मास माइग्रेशन दैट हैपेंड दैट नाइट। और ऐसा बोला जाता है कि ये जगमोहन का किया गया है, दैट फियर ड्रोव अस आउट। हाउ कैन वन एडमिनिस्ट्रेटर, एक
बंदा आपके घर आता है, एक पॉलिटिशियन, एक एडमिनिस्ट्रेटर आएगा जो आपको बोलेगा अच्छा अपने 3 BHK आप छोड़ो, आप जाओ जरा कहीं और रहो थोड़ी देर, मैं यहाँ सिचुएशन ठीक करता हूँ, फिर मैं आपको बुला लूंगा। और ये उसने एक नहीं 5 लाख लोगों के साथ किया। उसने क्या व्हाट्सएप भेजा हमें उस वक्त? नो, इट वॉज अ सिंडिकेटेड प्रीमेडिटेटेड प्लान, जो प्लान किया गया उस वक्त कि 19 को रात को सारे मॉस्क से ये किया जाएगा, इसके घर पे अटैक किया जाएगा, उसके यहाँ जलाया जाएगा, ये ऐसे डर पैदा किया जाएगा ताकि एक ही दिन पे सब बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम बात करें हमारी सफरिंग की जो 1990 में खत्म नहीं हुई। बहुत सारे लकी लोग थे, लकी फैमिलीज थी जो देहरादून शिफ्ट हो गई, बॉम्बे शिफ्ट हो गई, जो दिल्ली शिफ्ट हो गई। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग ऐसे भी थे जो जम्मू की गर्मी में टेंट्स में बहुत सालों तक रहे, बहुत सालों तक। आज भी कैंप्स हैं जगती में, पुठी में, पुरखू में, बूटानगर में, मिश्रीवाला, और भी बहुत नाम है, उधमपुर में थे, जहाँ की ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं। उन्हीं बच्चों से आज जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं वही आपको बताएंगे कि टेंट के अंदर की 53 डिग्री की गर्मी क्या होती है, उसमें पढ़ना क्या होता है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि स्ट्रगल 90 में खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे 14 साल के 15 साल के बच्चे जो आके जिनको स्कूलिंग अपनी कंटिन्यू करनी थी जम्मू में, बहुत सारे स्कूल्स ने उस वक्त मना किया बच्चों को लेने से। उन्हीं बच्चों को फिर उसी स्कूल के बिल्डिंग के प्लेग्राउंड में 2 बजे के बाद का लेक्चर अटेंड करना पड़ा था, टेंट में, बहुत गर्मी में भी, बहुत ठंड में भी। पहले 2 साल में हजारों लोगों की मौतें हुई सांप के डसने से, बिच्छू के डसने से। तो अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतने लोग मरे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी आई एम सॉरी कि हम पूरे 5 लाख नहीं मरे 19 जनवरी 1990 में। आई एम सॉरी कि हम थोड़ा थोड़ा करके मरे हैं उसके बाद। अगर आपसे मैं बात करूं अपनी स्टोरी की, मैंने क्या जिया है, मेरे दादा ने क्या जिया है, मेरे फादर ने क्या जिया है, मेरी बुआ ने क्या जिया है, मेरे चाचा ने क्या जिया है, तो हर किसी के घर की बेसिकली ये स्टोरी है। हमारे अगर आप बात करेंगे, आपके आगे पीछे एक कश्मीरी पंडित तो होगा जो आपको अपने घर की स्टोरी बताएगा उसके साथ क्या हुआ है। माई ग्रैंडफादर वॉज द सोल सर्वाइवर ऑफ द कन्नकूट मैसेकर ऑफ 1931। बड़गाम में एक छोटा सा गांव है कन्नकूट, उसमें ही वॉज द सोल सर्वाइवर। 9 मेंबर्स, 9 लोग उनकी फैमिली के एक ही रात को मार दिए गए। और फिर वो वही ग्रैंडफादर है जो 90 में नहीं भागा, जिसने बोला मैं घर नहीं छोड़ूंगा। बट 92 में उसे एक छोटा सा 6 साल का लड़का आया दरवाजे पे, उसने दरवाजा खटखटाया और बोला ओ बोब जी, मैंने सुना आपके छोटा बेटा जो यहाँ खेत में काम कर रहा है ना, उसको मारने की आज प्लानिंग है रात को। फिर उस ग्रैंडफादर को 92 में निकलना पड़ा। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो गोद में ही थी, मेरे को गोद में ही लेके भागना पड़ा। मेरी माँ को जिसके पैर में चप्पल पहनने का टाइम भी नहीं था, गैस पे दूध था, निकलते निकलते कि शक ना हो किसी को, नेबर्स को शक ना हो कि हम भाग रहे हैं, मेरी माँ ने नेबर से कहा कि अच्छा सुनो, मैं बाहर तक जा रही हूँ वॉक पे, ये दूध बंद कर देना जो गैस पे है। सोचो हम कैसे भागे होंगे, आप सोचो कैसा लगता है वैसे भागना। एक सुमो में बैठ गए और पुरानी जिंदगी वहीं छोड़ दी और जम्मू में 0 से शुरू किया। टॉप के स्कूल में डाला मेरे फादर ने मुझे, ये सोच के कि एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सिर्फ मेरे नहीं, सब कश्मीरी पंडितों ने कभी बंदूक नहीं उठाई। क्या उठाया? ये कलम। आज हम में से कुछ लोग अगर आपसे बात कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज आपने हमें मौका दिया है बात करने का। आज हमें मौका मिला है, आज हमारी स्टोरी सुनी जा रही है। अगर हम बात करें मूवी के रिएक्शन पे, रेस्पॉन्स पे, फिनोमिनल, करोड़ों लोगों ने ये पिक्चर देखी है वर्ल्ड वाइड। आप मुझे बताएं कि सब कश्मीरी पंडित जो स्कैटर्ड हैं पूरी दुनिया में, क्या हम सब ने अपने इमोशन फर्ज किए हैं? हम ऐसे फेक रो रहे हैं इंटरवल में या फिल्म खत्म होने के बाद, या हम किसी और का दुख देख के रो रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। बीके गंजू जिन्हें राइस ड्रम में गोलियां मार के मारा गया, और गिरजा टिकू जिसका रेप हुआ और जिसे मैकेनिकल सॉ पे अलाइव छोड़ दिया गया। इनकी नीसेस ने जब ये पिक्चर देखी, उनके रिएक्शन आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वायरल हैं। आज वो बात कर पा रहे हैं। आज तक उनके घर में इस बारे में बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। आज वो आपको थिएटर में खड़े होकर बोल रहे हैं मैं इसकी भांजी थी, ये जो आप देख रहे हैं। तो फ्रॉम ऑल ऑफ अस थैंक यू
कि आप हमारी स्टोरी सुन रहे हैं और आज हमें हिम्मत आई है अपनी पूरी बात बताने की। हम सब ने वो जिया है, तभी हमें वो ट्रॉमा, वी आर रीलिविंग द ट्रॉमा, और आज हमें इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लोजर, ये एक्नॉलेजमेंट, ये रिस्पेक्ट जो आज हमें मिली है कि आज आप हमारी स्टोरी सुन रहे हैं, बड़े पर्दे पे देख रहे हैं। शायद इतनी खुशी हमें पिछले 32 साल में नहीं हुई। आई एम द चाइल्ड ऑफ एक्सोडस। I am exactly 33 years old. I was born in 1989 and I feel it's my duty to tell you all this story. ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाते हुए सबसे ज़रूरी आज की बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि what is the way forward? सबको पता चल गया है, everyone knows now, it is out in the open. But what is the way forward? आगे करना क्या है, क्या क्या होना चाहिए? तो मैं कुछ पॉइंट्स सजेस्ट करना चाहूँगी मेरी तरफ से। मुझे क्या लगता है, सबसे पहले एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सारी किलिंग्स की, सारी एट्रोसिटीज़ की, सारी ट्रेजिडीज़ की, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर 1990। मैं आज और ये बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। यासिन मलिक और बिट्टा कराटे जेल में हैं, बट उन क्राइम्स के लिए नहीं जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट किए। तो सबसे पहले तो उन्हें फांसी होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर दोज क्राइम्स जो उन्होंने कैमरा पे खुद बोले हैं हमने किए हैं। एयरफोर्स ऑफिसर्स की डेथ के लिए 20 लोग जो बिट्टा कराटे ने बोले मैंने मारे हैं, उसके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज ने तो वाहवाही की, स्क्रीनिंग की, एक्नॉलेजमेंट की। 30 साल से हमारा यही एक्नॉलेजमेंट से अचार बनता हुआ आ रहा है। अब हमें कुछ रिजल्ट्स चाहिए। शॉर्ट टर्म रिहैबिलिटेशन, शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा। अगर आप देखें पीएम पैकेज एम्प्लॉयर्स की हालत, उनकी सेफ्टी अभी भी एक कंसर्न एट दिस मोमेंट सबसे ज़्यादा बनी हुई है। उनकी सेफ्टी पे ध्यान दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन होने चाहिए, प्लेसमेंट्स होने चाहिए। 46% यूथ ऑफ J&K इज अनएम्प्लॉयड राइट नाउ, एंड इमेजिन कैंप्स के यूथ की क्या हालत होगी उसमें से। स्कॉलरशिप्स अलॉट होनी चाहिए। जब तक रिसर्च ही नहीं होगी कि क्या हालत है अभी पंडितों की, जब PhD ही नहीं करेंगे बच्चे, एकेडमिक रिसर्च ही नहीं होगी, तो पॉलिसी क्या बदलेगी, पॉलिसी क्या आएगी? जहां जहां अकोमोडेशन दिया गया है पंडितों को, वहां वहां 12 घंटे गर्मियों में, पीक गर्मियों में बिजली नहीं रहती। जैसी अकोमोडेशन में वो रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेटर हो गया है, हम तो मार्स पे पहुंच गए हैं, तो क्या हम उनकी अकोमोडेशन, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहां वो रहे हैं वहां बेटर नहीं कर सकते? जहां जहां आज एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां जहां कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जिन जिनको हेल्प की जरूरत है, उनको उसी जगह पे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर नहीं बनाया जा सकता? उनका रहने का, उनकी नौकरियों का, मैं क्लास 4 एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग ऑफ जॉब्स ऑफ इंपॉर्टेंस, एग्जैक्टली वही जॉब्स जिसके हम हकदार हैं, व्हाट वी हैव लॉस्ट इन लास्ट 32 years, दोज जॉब्स, दो स्कॉलरशिप्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां पे आज भी हमें कश्मीरी पंडित एक्सोडस के SOP के नाम पे एडमिशन नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म कंपेंसेशन इसे कहते हैं। राशन की बात करें तो बहुत सारे बड़े फेमस जर्नलिस्ट्स ने बोला हुआ है इन द पास्ट, बस 2 महीना पहले, कि आप तो आशीर्वाद का आटा खा के बड़े हुए हैं राशन के। तो मैं उन्हें बता दूं, वो जो आटा मिलता था, वो जो चावल मिलते थे, उनमें से कीड़े साफ रोज में 1 घंटा लगा के करती थी। तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ राशन वी हैव गॉट, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन वी हैव गॉट, एंड वो वाली कॉम्पेंसेशन इज नॉट इनफ। वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर दोज 32 years। लैंड एंड हाउस बहुत बड़ा इशू है हमारा। हमारे पोर्टल बने जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने केस फाइल्स डाली, लैंड ग्रैब केसेस की और डिस्ट्रेस सेल्स की। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल इन डिस्ट्रेस। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल इन डिस्ट्रेस। बहुत सारे जो डिस्ट्रेस सेल हुआ है उनका क्लोजर होना चाहिए, वो वापस मिलने चाहिए। और बहुत सारी ज़मीनें जो ग्रैब की गई हैं, जिन पे अब जो हमारी ज़मीनें थी जो अब वहाँ है ही नहीं, जिन पे खेती कोई और कर रहा है, उन ज़मीनों के केस अब बंद होने का टाइम आ गया है।
मैं जानती हूँ कितने लोग जो 15 साल कोर्ट की हियरिंग में बस में बैठ के गए हैं अपनी जमीन की, फिर वो उनकी डेथ हो गई और उनका बेटा भी अभी तक उस हियरिंग में जा रहा है। डोंट यू थिंक 32-33 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम इनफ? तो स्पीडी जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। स्पीडी तो मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, क्योंकि स्पीड तो थी ही नहीं। 32 साल हो गए, पिक्चर ने अपना काम कर लिया, आप सब तक हमारी कहानी पहुंच गई, लेकिन अब ये सरकार की बारी है कि कैसे कैसे हाउ दे कैन पुट एन एंड टू दिस एगनी। इस जख्म को 33 साल बाद सरकार भर सकती है, अब उनके हाथ में। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब डीप है, बहुत डीप वीडियो है ये, बहुत ही ज़्यादा दिल को काटने वाली वीडियो है। मैं एक टाइम पे रो रहा था इस वीडियो में, मैं शायद आपने देखा नहीं, बट आई वॉज लिटरली क्राइंग एंड आई वॉज अबाउट टू वीप आउट। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग वीडियोज़। कितनी अच्छी बात कही, यासीन मलिक अभी भी जिंदा है। बिट्टा कराटे जिसने खुद बोला है इंटरव्यू में कि मैंने मारा है लोगों को, वो जिंदा है अभी। हमारा जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं इतना बड़ा फेलियर है कि जब आपको पता है कि सामने वाले ने क्राइम किया तो आप उसको क्यों नहीं फांसी दे रहे हो? आपको फांसी देने में क्या आपत्ति है भाई? कल को कोई मुझे, आपको, किसी को मार के चला जाए, उसको सरकार फांसी नहीं दे, हमारा जुडिशियल सिस्टम फांसी नहीं दे। एक तो हमारा जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम ब्रिटिशर के बनाए हुए लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारा लॉ जो वही है जो ब्रिटिशर देके गए हैं, थोड़ा बहुत रिफॉर्म है बस। वी नीड टू हैव आवर ओन लॉ दैट इज सुटेबल फॉर द इंडियंस, नॉट मेड बाय ब्रिटिशर्स बट मेड बाय अस। अगर किसी ने क्राइम किया है एंड क्राइम हैज बीन प्रूवन, मारो उनको और खत्म करो, और एक एग्जाम्पल दो कि ऐसे लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे। यासीन मलिक की मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखी, उसकी बीवी की, जो पाकिस्तान में रो रही है कि ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। अबे इसकी माँ का ज्यादती हो रही है। हम्म बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वीडियो थी यार, टू बी ऑनेस्ट। इट्स वेरी पेनफुल, वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड हिटिंग वीडियो थी। अभी देखो यूएस के रात के 9:30-10 बजने वाले हैं, और यूजुअली इस टाइम मुझे नींद आने लगती है क्योंकि ऑफिस से आया होता हूँ, थक जाता हूँ, मुझे अगले दिन जाना होता है। पर ये वीडियो इतनी 14-15 मिनट की थी, मैं टक लगा के देखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं बस बहुत ही, इट्स वेरी हार्ड टू वॉच दिस वीडियो। खुशबू मट्टो जो बात कह रही हैं, इनकी एक भी बात डिनाई करने की नहीं है। एंड अगर वो वीडियो ये देख रही हैं तो डेफिनेटली शी इज़ राइट इन एवरी वे। एंड her family and every Kashmiri Pandit deserve, Kashmiri Hindus, Kashmiri Sikh, and all those innocent who have died, they deserve the respect, and not just the respect, they deserve the inquiry, they deserve a better life. Anyway, क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पर यही कह सकते हैं कि वी एज एन इंडियन हैव फेल्ड
टू प्रोटेक्ट देम, वी एज एन इंडियन हैव फेल्ड। एंड मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें देखने और जानने के बाद कि कांग्रेस का ख़त्म हो जाना इस दुनिया से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन मिलिटेंट ने किया, पाकिस्तान ने फंड किया, हमारी सरकार सो रही थी और सरकार थी कांग्रेस की, वो डेड सो रही थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है एंड बीजेपी शुड कम इन एवरी स्टेट एंड नॉट जस्ट कम, नॉट जस्ट अप्रिशिएट बट दे शुड टेक एक्शन। आई एम प्रिटी श्योर कि बीजेपी बहुत जल्द एक्शन लेगी और ले ज़रूर इस चीज़ को। ये सिर्फ मूवी तक ही नहीं रह जाए, ये मूवी के पर्दे से बाहर निकले और एक एक्शन लेकर रेवोल्यूशन लाए, हर उस बात पे रेवोल्यूशन लाए जो इंडिया के अंदर हुई है। इट डजेंट मैटर किस पे हुई है, पर वो एक रेवोल्यूशन लाए। एनीवे, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ।